विद्यार्थियों, आज हम हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी पठन सामग्री के सहित हिंदी अध्ययनशाला में उपस्थित होंगे। यदि आप लोग बिना अध्ययन सामग्री लिए, बिना पठन सामग्री लिए अध्ययन क्रम में शामिल हो रहे हैं तो कृपया वीडियो को यहीं पर रोक दें और जाकर अध्ययन सामग्री लाएं, फिर अध्ययन में शामिल हो। विद्यार्थियों, आज हम पाठ 2 संधि नामक पाठ का पठन पाठन करेंगे। परंतु अगले क्रम का पठन पाठन करने से पहले हमें जो पिछली पाठ योजना में प्रश्न दिए गए थे, उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान पहले कर लेते हैं, इसलिए अगली पाठ योजना में आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आप लोगों को पिछली पाठ योजना में ये 7 प्रश्न दिए गए थे, जिनमें पहला प्रश्न है यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है, नाम लिखें। कल आप लोगों ने पढ़ा था, इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है। विद्यार्थियों, यौगिक शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है और उन प्रकारों के नाम हैं उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, संधि द्वारा और समास द्वारा। यह हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। आप लोगों ने भी इसी प्रकार उत्तर लिखा होगा। यदि नहीं लिखा है तो ऐसे ही लिखें। अब दूसरा प्रश्न है संधि का शाब्दिक अर्थ लिखें। संधि का शाब्दिक अर्थ लिखें। तो इस प्रश्न का उत्तर है संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। मेल। आप लोगों को दोस्ती, मित्रता, समझौता आदि शब्द भी बताए गए हैं, तो संधि शब्द के अर्थ वो भी होते हैं। अगला प्रश्न है संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। तीसरा प्रश्न है संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। तो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर है निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, यानी विद्या और आलय, इन 2 शब्दों का जब मेल किया गया तो नया शब्द बना विद्यालय। अब इन 2 शब्दों के मेल में सब वास्तविकता में शब्दों का मेल नहीं है, वास्तविकता में वर्णों का मेल है। विद्या शब्द का अंतिम वर्ण है आ और आलय शब्द का प्रथम वर्ण है आ, तो दोनों वर्ण मिल करके आ बन गए, तो विद्या धन आलय नया शब्द बना विद्यालय। इसे संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद किसे कहते हैं,
उदाहरण सहित लिखें। तो इस प्रश्न का उत्तर है, संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को पुनः अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को पुनः अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरण के लिए है शिक्षालय, यहां पर इसका संधि विच्छेद किया गया तो शिक्षा और आलय ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, संधि का क्या महत्व है? संधि का महत्व, विद्यार्थियों, संधि करने एवं संधि विच्छेद की क्रिया का ज्ञान होने पर बड़े व जटिल शब्दों के अर्थ समझने में सहायता मिलती है। यही संधि का महत्व है। संधि करने और संधि विच्छेद करने की क्रिया का जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हम बड़े व जटिल शब्दों के अर्थों को आसानी से समझ लेते हैं, उन्हें समझने में हमें सहायता मिलती है। तो संधि पढ़ने, सीखने और जानने का यही महत्व है। विद्यार्थियों, इसके बाद अगला प्रश्न है, 6वां नंबर प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। विद्यार्थियों, इस प्रकार से संधि 3 प्रकार की होती है। 7वां प्रश्न था, पाठांक पृष्ठ संख्या 9, 10 एवं 11 को पढ़ें व समझें। विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों ने पाठांक पृष्ठ संख्या 9, 10 एवं 11 को जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्रम में बढ़ते हैं। अगला क्रम है पुनरावृत्ति। आज हम पाठ 2 संधि के पठन पाठन क्रम में पाठांक पृष्ठ संख्या 9, 10 एवं 11 के पुनरावृत्ति करेंगे। विद्यार्थियों, पिछली पाठ योजना में पाठांक पृष्ठ संख्या 9, 10 एवं 11 के माध्यम से हमने दीर्घ संधि को पढ़ा था, समझा था, जाना था। आज हम पहले दीर्घ संधि की पुनरावृत्ति करेंगे, इसके बाद अगले क्रम में आगे बढ़ेंगे। दीर्घ संधि। विद्यार्थियों, आप लोगों ने पढ़ा था सवर्ण स्वरों के मेल से स्वरों का रूप दीर्घ हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जी हां, सवर्ण स्वर जब मिलते हैं, चाहे वो ह्रस्व और दीर्घ के रूप में मिले, चाहे वो दीर्घ और दीर्घ के रूप में मिले, चाहे वो ह्रस्व और ह्रस्व के रूप में मिले, चाहे वो ह्रस्व और दीर्घ के रूप में मिले, उनका रूप बदलकर दीर्घ ही हो जाता है। तो यही दीर्घ संधि है। उदाहरण के लिए कुश, आसन, ये मिलकर बना कुशासन। विद्यार्थियों, यहां पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर मिल करके दीर्घ स्वर बना है। ठीक है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि में विद्यार्थियों हमें सवर्ण स्वर और असवर्ण स्वर, इनके विषय में जानना जरूरी होता है। सवर्ण स्वर क्या होते हैं?
सवर्ण स्वर को हम सजातीय स्वर भी कहते हैं, एक ही जाति वाले स्वर भी कहते हैं। तो सवर्ण स्वर होते हैं समान ध्वनि वाले स्वर समूह, सवर्ण स्वर या सजातीय स्वर कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? समान ध्वनि वाले स्वर समूह। तो समान ध्वनि वाले जो स्वर समूह होते हैं उन्हें सवर्ण स्वर या सजातीय स्वर कहा जाता है। उदाहरण के लिए कौन है समान ध्वनि वाले स्वर समूह? समान ध्वनि वाले स्वर समूह हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, री, ए, ऐ, ओ, आओ। ठीक है, ये समान ध्वनि वाले स्वर समूह हैं। असवर्ण स्वर कौन होते हैं? असवर्ण स्वर होते हैं जिनकी ध्वनि समान नहीं होती, यानी असमान ध्वनि वाले स्वर समूह असवर्ण स्वर या विजातीय स्वर कहलाते हैं। असमान ध्वनि वाले स्वर समूह कौन से होते हैं? अभी जैसे आपने सुना अ, आ, तो यहां पर अ और आ दोनों समान ध्वनि वाले स्वर है, क्योंकि इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ ध्वनि कम ज्यादा हो रही है। ह्रस्व और दीर्घ का अंतर आ रहा है, बाकी ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। परंतु जो असमान स्वर होते हैं उनमें ध्वनि का परिवर्तन कैसे होता है? अ, ए, ओ, ए, ऊ, ई। तो यहां पर ध्वनि समान नहीं है, तो ये असमान ध्वनि है। तो इस प्रकार के स्वर समूह को असमान ध्वनि वाले स्वर समूह या असवर्ण स्वर या विजातीय स्वर या अलग अलग जाति के स्वर कहा जाता है। अब स्वर, हमने समान स्वर असमान स्वर पढ़ा। अब ह्रस्व और दीर्घ स्वर। दीर्घ संधि में ह्रस्व और दीर्घ स्वर का बहुत महत्व है। तो ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है? विद्यार्थियों, आप लोगों ने हिंदी में 11 स्वर पढ़े हैं। आ से लेकर औ तक 11 स्वर होते हैं। इनमें से 4 स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं, बाकी के 7 स्वर दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन होते हैं? जिन स्वरों की ध्वनि उच्चारण में कम समय लगता है। जिन स्वरों की ध्वनि उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं, और जिन स्वरों की ध्वनि उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर होते हैं। अभी जैसे ह्रस्व स्वर में अ और दीर्घ स्वर में आ, अ, आ हुआ क्या? अ कम ध्वनि का प्रयोग करके उच्चारित किया गया, आ अधिक ध्वनि का प्रयोग करके उच्चारित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जिन स्वरों के उच्चारण में कम ध्वनि का प्रयोग होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक ध्वनि का उच्चारण करना पड़ता है, अधिक ध्वनि की आवश्यकता होती है, वह दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए,
ए, ओ, औ, ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है। दीर्घ संधि को पढ़ते समय ये कुछ विशेष बात है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि में जब स्वरों का मेल होता है तो ये स्वर कुछ इस प्रकार से होते हैं। या तो प्रथम वर्ण का, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व स्वर होगा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ह्रस्व स्वर होगा। यानी दोनों ध्वनियां जो मिल रही हैं, जिन दोनों ध्वनियों का मेल हो रहा है, वो दोनों ध्वनियां या तो ह्रस्व होंगी, या उनमें से एक ध्वनि ह्रस्व होगी, दूसरी ध्वनि दीर्घ होगी, या फिर उनमें से पहली ध्वनि दीर्घ होगी, दूसरी ध्वनि ह्रस्व होगी, या दोनों ध्वनियां दीर्घ होंगी। ये 4 प्रकार की स्थितियां हैं। इन 4 स्थितियों में से कोई भी स्थिति है, संधि होने के बाद उस वर्ण की ध्वनि दीर्घ स्वर में बदल जाती है। ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन जाता है, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन जाता है, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन जाता है, दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन जाता है। ये दीर्घ संधि की विशेष बात है, इसे ध्यान रखें। ठीक है, अगले क्रम में पढ़ते हैं। दीर्घ संधि में जो 4 विशेष बातें आपको बताई गई, उन्हीं 4 विशेष बातों के ये यहां पर उदाहरण प्रस्तुत है। दिया गया है परम धन अर्थ, नया शब्द बना परमार्थ। यहां पर क्या हुआ है, ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर का मेल हुआ है तो बना है जाकर के दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कैसे मिला? प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसकी ध्वनि है अ, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसकी ध्वनि है अ। ये दोनों अ और अ मिलकर बन गए आ। तो ये जो परम और अर्थ शब्द था, ये बन गया परमार्थ, परमार्थ। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर मिलकर बन गया दीर्घ स्वर। अगला है हरि ईश, हरि ईश। हरि और ईश ये 2 शब्द मिले, इनके दोनों शब्दों का जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है और जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है, इन दोनों वर्णों के बीच में जब संधि हुई, मेल हुआ, तो बना दीर्घ स्वर। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व स्वर ई है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दीर्घ स्वर ई है, और ये दोनों मिलकर बने ई, यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर बना दीर्घ स्वर। यहां पर अगला शब्द दिया हुआ है वधू उत्सव। वधू शब्द में जो अंतिम वर्ण है वह दीर्घ स्वर है। उत्सव शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो ह्रस्व स्वर है। वधू उ, उत्सव उ। तो यहां पर दीर्घ और ह्रस्व स्वर का मेल हो रहा है और ये दीर्घ तथा ह्रस्व स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर बन जाते हैं। तो हो गया वधूधन उत्सव, मतलब नया शब्द बना वधूत्सव, वधूत्सव। ठीक है, अगला शब्द है सरयू उर्मी।
सरयू, उर्मी। सरयू में जो अंतिम वर्ण है वह दीर्घ स्वर है, यू, ऊ। और उर्मी में यहां पर उर्मी की जगह ऊर्मी होना चाहिए, उर्मी नहीं होना चाहिए, बड़ऊ होना चाहिए, ऊर्मी। तो आप उर्मी की जगह ऊर्मी यानी छोटऊ की जगह बड़ऊ, व्याकरण के हिसाब से ह्रस्व ऊ की जगह दीर्घ ऊ लिख लें तो ये शब्द बन जाएगा ऊर्मी। सरयू और ऊर्मी मिलकर बना सरयूर्मी। तो यहां पर क्या है, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वहां दीर्घ स्वर है और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसमें भी दीर्घ स्वर ही है। यहां ऊर्मी कर दें, उर्मी जो लिखा हुआ है उसे ऊर्मी कर दें तो दीर्घ स्वर होगा और ये दीर्घ स्वर मिल करके दीर्घ स्वर बनता है। ठीक है, यह दीर्घ संधि के कुछ विशेष समझने योग्य बातें थी। अब हम पाठ तो संधि नामक पाठ से पठन पाठन क्रम में पाठांक पृष्ठ संख्या 11 को पढ़ेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, पाठांक पृष्ठ संख्या में स्वर संधि का दूसरा उपभेद गुण संधि है। आज हम गुण संधि को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो अब आप लोग अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक को खोलें, पाठांक पृष्ठ संख्या 11 पर पहुंचे और पाठ पर ध्यान दें। गुण संधि, स्वर संधि का दूसरा भाग, दूसरा उपभेद गुण संधि। इस संधि भेद के अनुसार निम्न 3 प्रकार से संधि होती है। यहां पर हमें बताया गया है कि गुण संधि भेद के अनुसार या गुण संधि के अनुसार 3 प्रकार से संधि होती है, यानी गुण संधि में 3 नियम होते हैं। 3 नियमों के आधार पर गुण संधि होती है। पहला नियम यानी का नंबर जो नियम दिया है, यदि स्वर अ या आ के बाद इ या ई स्वर आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। क्या होता है, यदि स्वर अ या आ, कहने का मतलब ह्रस्व आ और दीर्घ आ में से किसी एक के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई स्वर आया है तो उन दोनों स्वरों के स्थान पर या दोनों स्वरों के मेल पर ए स्वर बन जाता है। जैसे उदाहरण में दिया गया है, देव धन इंद्र। यहां पर क्या है, प्रथम शब्द देव, देव का अंतिम वर्ण है अ और दूसरा शब्द है इंद्र, इंद्र का प्रथम वर्ण है ई। तो यहां पर अ और ई ये 2 वर्ण मिल रहे हैं, ये 2 स्वर मिल रहे हैं, इन दोनों स्वरों का मेल हो रहा है। तो इन दोनों स्वरों के मेल होने से बन जाता है ए, यानी देव धन इंद्र मिलकर बना देवेंद्र, देवेंद्र। ठीक है विद्यार्थियों, आप लोग सोच रहे होंगे जैसे यहां पर देव लिखा है तो मैंने यहां बताया आपको देव और इंद्र 2 शब्द हैं। तो पहला शब्द मैंने बताया देव, दूसरा शब्द मैंने बताया इंद्र। फिर मैं बता रहा हूं कि देव का यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ है, जबकि यहां पर वा लिखा हुआ है। देव, दे
वह अंतिम वा है, तो फिर अ कैसे हुआ? तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये व व्यंजन वर्ण है, और कोई भी व्यंजन वर्ण, किसी भी व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता के पढ़ नहीं सकते, उच्चारित नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर व के साथ में अ स्वर शामिल है। इसीलिए मैंने बार बार या हर बार प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, उ, इ ये ही बताया है। जो वहाँ पर वा, हा, री ऐसे शब्द जो आ रहे हैं वो नहीं मैंने बताया। जो वहां पर अंतिम वर्ण यानी अंतिम स्वर जो निकल रहा है, जो उसमें समाहित स्वर है, मैं उसे बता रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। देव अंतिम वर्ण अ, और इंद्र प्रथम वर्ण इ, ये मिलकर के अ और इ मिलकर बना ए। इसी प्रकार गण धन ईश, यहां पर अंतिम वर्ण अ और प्रथम वर्ण ई, तो अ और ई मिलकर बना ए। ठीक है, ऐसे ही महाधन इंद्र, यहां पर प्रथम वर्ण क्या है? आ, और सॉरी, यहां पर अंतिम वर्ण क्या है? आ, और प्रथम वर्ण क्या है? ई, तो आ और ई मिलकर बना ए। ठीक है, फिर अगला है रमा और ईश। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ई। ठीक है, तो ये भी मिलके बना ए। कहने का मतलब, यदि अ के बाद ई आया है तो ए बन जाएगा, यदि अ के बाद ई आया है तो ए बन जाएगा, यदि आ के बाद ई आया है तो ए बन जाएगा, यदि आ के बाद ई आया है तो ए बन जाएगा। ठीक, पहला नियम, यदि स्वर आ या आ के बाद ई या ई स्वर आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे देवधन इंद्र देवेंद्र, गणधन ईश गणेश, महाधन इंद्र महेंद्र, रमाधन ईश रमेश। ठीक, अब हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। यहां बताया जा रहा है, यदि स्वर अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है, अभी अभी क्या था? अ या अ या आ के बाद ई या ई आता था तो क्या हो जाता था? ए। अब अ या आ के बाद उ या ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा? ओ। ठीक है, उदाहरण में पहला शब्द दिया हुआ है पर धन उपकार। पर पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण आ और उपकार दूसरा शब्द है, इसका प्रथम वर्ण उ, तो मिलकर क्या बना? ओ। जल धन ऊर्मी, जल जल शब्द प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण अ, और ऊर्मी ये द्वितीय शब्द है, इसका प्रथम वर्ण ऊ, तो अ और ऊ मिलकर क्या बना? ओ। ठीक है, महाधन उत्सव, महा ये प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ, और उत्सव ये द्वितीय शब्द है, इसका प्रथम वर्ण उ, तो आ उ मिलकर क्या बना? ओ। ठीक है, गंगा धन ऊर्मी, गंगा प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण है
आ और ऊर्मी, यह द्वितीय शब्द है, इसका प्रथम वर्ण है ऊ, तो आ ऊ मिलकर बना ओ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे परधन उपकार, तो यहां पर बनेगा शब्द परोपकार। जलधन ऊर्मी, यहां पर शब्द बनेगा जलोर्मी। महाधन उत्सव, यहां पर शब्द बनेगा महोत्सव। गंगाधन ऊर्मी, यहां शब्द बनेगा गंगोर्मी। ठीक है, अब हम लोग तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। यहां बताया गया है तीसरे नियम में, यदि स्वर अ या आ के बाद री हो तो अर हो जाता है। अ या आ के बाद री हो तो अर हो जाता है। ठीक है, कैसे? सप्त धन ऋषि, सप्त में सप्त पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण है अ, और ऋषि ये द्वितीय शब्द है, इसका प्रथम वर्ण है रि, तो अ और रि मिलकर बन गया अर। इसी प्रकार अगला दिया हुआ है राजा और ऋषि। राजा शब्द प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण है आ और ऋषि द्वितीय शब्द है, इसका प्रथम वर्ण है रि, तो आ और रि मिलकर बन जाता है अर। ठीक है विद्यार्थियों, आप यहां पर देख रहे हैं ब्रैकेट में आ धन ऋषि लिखा हुआ है, तो ये ऋषि नहीं है, ये केवल रि है। तो ये जो सी लिखा हुआ है इसे आप काट दीजिए, केवल रि स्वर लिखा हुआ है, रि स्वर ही सही है, ऋषि पूरा नहीं सही है, इसको पेंसिल से कट कर दीजिए। तो इस प्रकार से यहां पर गुण संधि का जो तीसरा नियम था कि यदि स्वर अ या आ के बाद रि हो तो वह मिलकर अर हो जाता है। जैसे सप्त धन ऋषि मिलकर बना सप्तर्षि, राजा धन ऋषि मिलकर बना राजर्षि। ठीक, इस प्रकार से गुण संधि के ये तीन नियम हैं। अब गुण संधि की यहां पर परिभाषा दी गई है कि जब स्वर अ या आ के बाद स्वर इ या ई रहे तो दोनों मिलकर ए, उ या ऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ, तथा रि रहे तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। ठीक विद्यार्थियों, इस प्रकार आज आपने गुण संधि को पढ़ा। आप अभी बाद में भी समय समय पर गुण संधि को दोहराते रहें और आज आपको क्या कार्य करना है उस पर ध्यान दें। आज आप लोग हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 2 संधि नामक पाठ के पाठांक पृष्ठ संख्या 11 से गुण संधि नामक शीर्षक को पूरी तरह पढ़ें व समझें। पूरा शीर्षक में जो कुछ भी पूरा दिया हुआ पूरे नियमों को पढ़ना और समझना है। ठीक है, इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।